हेलो डियर यूपीएससी ईपीएफओ एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैब। तो गाइस, अगर आप एपीएफसी या ईओएओ की तैयारी कर रहे हैं 2025 में, तो दिस सेशन इज गोइंग टू बी क्रूशियल। गाइस, इस सीरीज में हमने आपको सभी सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअली प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन दिए हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं अपने इंग्लिश सेक्शन के आपके क्वेश्चंस, और आज मैं आपको बताने वाला हूं उनके सॉल्यूशन क्या होने चाहिए। तो गाइस, जल्दी से जुड़ जाइए और लाइक कर लीजिए सेशन को। और गाइस, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम एपीएफसी, जो आपके 2023 में एपीएफसी एग्जाम में जो आपके पेपर आए थे, ये उनके क्वेश्चंस हैं और ये आपको हेल्प करेंगे अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में और अपनी एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी समझने में कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपको टैकल करने होते हैं। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपने 3 इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ के बारे में बता देता हूँ। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और मास्टर कोर्स। अगर गाइस आप अभी भी कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं तो आप इनमें से कोई एक कोर्स चूज़ कर सकते हैं अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। सो नंबर 1, एम योर सक्सेस। सो गाइस, आप कैसे एनरोल कर सकते हो? वैसे तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। गाइस, आपने बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके आपको सर्च करना है edutap.in। अब जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और ये रहे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें गाइस सेकंड टैब आपको दिखेगा ईपीएफओ, यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज का, आप इस पर क्लिक कीजिए और ये रहे गाइस आपके सामने आपके सारे कोर्सेज। ये है आपका लाइव क्रैश कोर्स जो अभी शुरू होने वाला है। इसमें आप इनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव रिवीजन क्लासेस मिलती हैं और आप अपना कंटेंट भी यहाँ से कवर कर सकते हो। सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं आपके पास। एंड वी आर ऑफरिंग फ्लैट 62% डिस्काउंट ऑन दिस क्रैश कोर्स, जो एग्जाम से पहले आपका सारा सिलेबस कवर करा देगा। ये रही हमारी टेस्ट सीरीज गाइज, जो आप अलग से कर सकते हो परचेज इफ़ यू नीड। अगर आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी हो चुकी है और मुझे बस प्रैक्टिस करना है, तो दिस इज़ द कोर्स फॉर यू। अगर आपको सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट कवर करना है, अगर आपको लगता है आपका क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये सारा कवर्ड है, तो आप फिर ये स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स ले सकते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआरएन, लेबर लॉज, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस ये मिलते हैं। लेकिन ये रहेगा इस हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन मास्टर कोर्स। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और स्पेशल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ऑल योर कॉन्सेप्ट क्लासेस जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होती हैं, और लाइव क्लासेस भी इसमें आपको मिलेंगी। तो गाइस, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। आप इसमें क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको इसके अंदर ही मिल जाता है। तो दिस इज़ अ कॉम्बो पैकेज फॉर यू। तो गाइस, इस पर अभी हम फ्लैट 62% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज कैपिटल में यूपीएससी 62। सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन दिस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ, फ्रॉम टुडे। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे एपीएफसी 2023 एग्जाम में जो हमसे पूछे गए थे, एंड विल सी कि इनके सॉल्यूशन क्या बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन गाइस, यू आर गिवन अ सेंटेंस विद वन वर्ड हैज बीन अंडरलाइंड। ओके, सो यू हैव टू फाइंड विच इज द क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। सो वी हैव टू फाइंड द synonym or similar to the word given or the meaning of the word underlined in the passage, in the question. So the question is, the essay was badly researched and contained several platitudes and generalizations. So what is platitudes guys? Your options are incorrect statements, imprecise comments, often used in unoriginal ideas, या वेग एंड सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स। तो प्लेटिट्यूड्स क्या होता है गाइस? जो घिसी पिटी बातें, मतलब सिंपल सेंस में जो बार बार जो हर कोई बोलता है। जैसे अगर आपने कोई पॉलिटिशियन की स्पीच सुनी हो तो बहुत सारे देखते हैं, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें ये दूंगा, या तुम अगर हमें सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल के रख दूंगा, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल बनवा दूंगा, यूनिवर्सिटी बनवा दूंगा, रोड बनवा दूंगा। ये वादे सब करते हैं, वही घिसी पिटी बातें। तो बेसिकली घिसी पिटी बातों को क्या बोलते हैं? प्लेटिट्यूड्स। सो the correct answer here was not incorrect statements या imprecise comments या vague या subjective statements. It basically meant often used and unoriginal ideas. So वही घिसी पिटी बातें, repetitive ideas, वही पुरानी बातें करना जो हमेशा से होती आई हैं, कुछ नया ना होना, उसको बोलते हैं platitudes. Right? तो ये था आपका first question. Second question guys, the judgment of beauty is based on the human capacity for disinterested pleasure in the natural world. के natural world में अगर आप disinterested pleasure अगर आप रखते हो तो ही आप असली ब्यूटी को जज कर सकते हो। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड मतलब जब आपका खुद का कोई मतलब सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं डिसइंटरेस्टेड। एक होता है अनइंटरेस्टेड गाइस, अनइंटरेस्टेड जब आप इंटरेस्टेड नहीं होते। एक डिसइंटरेस्टेड मतलब जब आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता। सो द जजमेंट ऑफ ब्यूटी इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर डिसइंटरेस्टेड प्लेजर इन द नेचुरल वर्ल्ड, मतलब विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट। सो इंडिफरेंस, इंडिफरेंस क्या होता है? जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फ्री ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, यस। नॉट केयरिंग फॉर समथिंग, जब किसी की आपको केयर ही नहीं है। या एक्सट्रीमली फोकस्ड,
नो, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्री ऑफ ऑल सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब आपका खुद का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, आपका कोई सेल्फिश वो नहीं है, रीज़न नहीं है, आप ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को ब्यूटी की तरह जज करते हो, तो वो ह्यूमन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। सो करेक्ट आंसर फॉर डिसइंटरेस्टेड इज फ्री ऑफ ऑल सेल्फ इंटरेस्ट। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द 100-year-old कॉलेज बिल्डिंग वाज नाउ इन अ डेरेलिक्ट स्टेट। तो डेरेलिक्ट का उसने क्वेश्चन पूछा था। डेरेलिक्ट होता है गाइस टूटा फूटा पुराना खंडर बन जाना, दैट इज डेरेलिक्ट। तो ऑप्शन दिए गाइस, प्रिजर्व्ड फॉर हिस्टोरिकल वैल्यू, अनसेफ फॉर ऑक्यूपेशन, नेग्लेक्टेड एंड ब्रोकन डाउन, या रिटेनिंग इट्स ओरिजिनल ब्यूटी। तो आई थिंक यू कैन गेस द आंसर। व्हाट इज डेरेलिक्ट? नेग्लेक्टेड एंड ब्रोकन डाउन, जो खंडर बन चुका है, मतलब जिस पे ध्यान नहीं दिया गया और जो टूट के खराब हो चुका है। सो द 100-year-old कॉलेज बिल्डिंग इज नाउ इन अ डेरेलिक्ट स्टेट, के जो 100 साल पुरानी कॉलेज बिल्डिंग थी वो अब बहुत खराब कंडीशन में है, ब्रोकन डाउन, नेग्लेक्टेड और खंडर बन चुका है। सो ऑप्शन सी वाज योर करेक्ट आंसर। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। माई serendipitous encounter with the man on the bus was to have a profound impact on my life. तो my serendipitous क्या होता है? serendipitous समथिंग विच इज फॉर्चुनेट, मतलब लकी जिसको हम बोलते हैं ना। serendipitous is अचानक से, जैसे बोलते हैं ना कि अचानक से कुछ अच्छा हो गया, एकदम से न्यूज़ आई कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, और दैट इज कॉल्ड serendipitous. So my serendipitous encounter with the man on the bus was to have a profound impact on my life. Fortunate, of historical significance, sudden and abrupt, या chance event. तो जब आपको कुछ एक खुशकिस्मती से जब कुछ मिल जाता है उसको हम बोलते हैं fortunate या serendipitous. So my serendipitous encounter means my fortunate encounter which was pleasant and beneficial for me. So serendipitous का मतलब होता है गाइस fortunate. तो ऐसे ऐसे आपको जो पिक्यूलियर वर्ड्स है ना गाइस, उनकी तैयारी आपको करनी होती है इन एपीएफसी और ईपीएफओ एओए एग्जाम के लिए, ठीक है। चले गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग आवर विक्ट्री टुडे वी मस्ट बी केयरफुल टू अवॉइड अ फीलिंग ऑफ कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंट क्या होता है गाइस? सेटिस्फाइड, संतुष्ट, जो जैसा है बिल्कुल उसी में संतुष्ट रहे, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट। तो नॉट विद स्टैंडिंग आवर विक्ट्री टुडे, कि आज की जीत को मद्देनजर ना रखते हुए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, मतलब हमें संतुष्ट, सेटिस्फाइड नहीं होना है। तो योर ऑप्शंस आर स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड, यस। अ डिफेंसिव एटीट्यूड, डिफेंसिव मतलब अपने आप को सही प्रूव करना नहीं, प्राइड मतलब घमंड या गर्व, फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, अपने आप को ऊंचा, दूसरों से ऊपर समझना नहीं। द करेक्ट आंसर इज टू बी स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब खुद से खुश हो जाना कि हमने तो जीत लिया सब कुछ, मतलब सेटिस्फाइड हो जाना। सो कॉम्प्लेसेंट इज टू बी सेल्फ सेटिस्फाइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। चले गए, आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या दिया है? अच्छा, फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो उसने बोला है ईच ऑफ द 5 आइटम्स गिवन बिलो हैज अ फ्रेज गिवन इन इटैलिक्स। आपको एक फ्रेज इटैलिक्स में अंडरलाइन करके दिया हुआ है। चूज द वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द फ्रेज एंड मार्क योर रिस्पॉन्स इन आंसर शीट। तो आपको फ्रेज का मीनिंग बताना है क्या है यहाँ पे। तो चलिए गाइस, पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। Her poetry not only succeeds in brilliantly capturing the beauty of nature, but also carries the power to suggest that which is too great and beautiful to be expressed in words, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? The unknown, the proscribed, the intangible या the ineffable। तो गाइस क्या होता है? unknown, जिसको आप जानते नहीं हो। अगर आपको क्या, देखो ये आपको क्लियरली इनके मीनिंग पता होना चाहिए। अगर इसके मीनिंग नहीं पता होंगे ना, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो अननोन का मतलब क्या होता है? जब आप जानते नहीं हो। प्रोस्क्राइब्ड मतलब जब आप कोई चीज़, प्रिस्क्राइब नहीं है गाइस, प्रिस्क्राइब होता है सलाह या प्रिस्क्रिप्शन देना। प्रोस्क्राइब होता है जब आप कोई चीज़ मानते नहीं हो, व्हेन यू डू नॉट एक्सेप्ट समथिंग। इंटेंजिबल जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, और इनएफेबल जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो समथिंग टू ग्रेट एंड ब्यूटीफुल टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। इनएफेबल या जिसको हम बोलते हैं इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल, इनएफेबल ऐसे याद रखना, ये वो होता है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सो दैट इज इनएफेबल। सो ऑप्शन डी वॉज योर करेक्ट आंसर। चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज वर एम्ड एट रिलीविंग द डिस्ट्रेस ऑफ द होमलेस, द अनएम्प्लॉयड एंड द पॉवर्टी स्ट्रिकन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्या एम था? ताकि बेरोजगार, बेघर और जो गरीबी से जूझ रहे हैं जो सेक्शंस, उनको उनकी मुश्किलों को दूर करना। तो पॉवर्टी स्ट्रिकन को क्या बोलते हैं? गरीबी से जो जूझ रहे हैं, नीडी,
इंडिजेंट, डिसएडवांटेज या चैलेंज। चैलेंज और डिसएडवांटेज क्या होता है गाइस? जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं या जो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, मतलब जो बेसिकली नॉर्मल नहीं होते, नीडी ज़रूरतमंद, लेकिन इंडिजेंट होता है जो गरीबी से मरा पड़ा हो या गरीबी से बुरे हाल हो जिसके, उसको बोलते हैं इंडिजेंट। सो इंडिजेंट मींस पॉवर्टी स्ट्रिकन, मतलब गरीबी से जूझ रहे जो सेक्शंस हैं समाज के, उनको बोलते हैं इंडिजेंट। तो इंडिजेंट इज पॉवर्टी स्ट्रिकन या वेरी पुअर, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको हम बोलते हैं, और दैट इज इंडिजेंट। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर है। Next question guys, the organizers refused to allow him to speak at the function since he was known to make speeches that tended to provoke and ignite passions। अच्छा, ऑर्गेनाइजर्स ने उनको फंक्शन पे बोलने नहीं दिया क्योंकि उसकी स्पीच लोगों में पैशन भड़का देती थी और लोगों के अंदर इमोशंस आ जाते थे। तो इमोशनल कर देना और मतलब लोगों के अंदर आग भड़का देना, तो भड़काऊ भाषण को क्या बोलते हैं? इररेवरेंट स्पीचेस, इंसेंडियरी स्पीचेस, अनसब्सटैंशिएटेड स्पीचेस या इररेलेवेंट। इररेलेवेंट जो किसी काम की नहीं है, अनसब्सटैंशिएटेड जो बिना प्रूफ के, बिना किसी फैक्ट के बोली जा रही हैं। इररेवरेंट होता है गाइस जो किसी को, किसी की निंदा में, रेवरेंट होता है किसी की रिस्पेक्ट करना, इररेवरेंट जैसे कि रिस्पेक्ट ना करना। तो इररेवरेंट मतलब किसी की निंदा करते हुए या किसी की रिस्पेक्ट ना करते हुए कुछ बोलना। लेकिन द करेक्ट आंसर इज इंसेंडियरी। इंसेंडियरी क्या होता है? भड़काऊ। तो भड़काऊ भाषण जो होते हैं ना, जो लोगों के मतलब लोगों को भड़का देते हैं, लड़ने मरने कटने पे मतलब वो कर देते हैं, कंपेल कर देते हैं, उनको भड़काते हैं, तो भड़काऊ भाषण देने को बोलते हैं इंसेंडियरी। तो जो आग लगाते हैं, भड़काते हैं, तो दैट इज इंसेंडियरी स्पीचेस। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, शी वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर हर व्यूज दैट वर ऑफन रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल लोकल इश्यूज एंड इग्नोर मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। के उसके व्यूज को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता था? क्योंकि उसके इश्यूज बड़े रिस्ट्रिक्टेड और स्मॉल लोकल इश्यूज होते थे और नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें वो इग्नोर करते थे। तो रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल लोकल इश्यूज, यूनिलैटरल, इलिबरल, पैरोकियल या लिमिटेड। तो गाइस जो रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल लोकल इश्यूज, नैरो माइंडेड जो होता है ना, उसको बोला जाता है पैरोकियल। तो करेक्ट आंसर इज, एंड यूनिलैटरल एक ही दिशा में, इलिबरल जो लिबरल नहीं है, जो मतलब आज़ाद नहीं है, लिमिटेड मतलब जो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन पैरोकियल जो नैरो माइंडेड है, जो छोटे दिमाग छोटी सोच से जो चीज़ बोली जाती है उसको, या छोटी सोच को बोला जाता है पैरोकियल। सो हर व्यूज वर पैरोकियल, मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल या लोकल इश्यूज, सो दैट इज कॉल्ड पैरोकियल, राइट। सो पैरोकियल इज छोटी दिमाग या जिसको हम बोलते हैं ना छोटी सोच वाला, तो उसको पैरोकियल माइंडसेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हेन प्रॉफिट्स बिगैन ड्रॉपिंग स्टीपली ऑल ऑफ अ सडन ही रियलाइज दैट ही ऑट टू वाइंड अप हिज बिजनेस सून। कि जब प्रॉफिट्स गिरने लगे तो उसको समझ आ गया कि उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, और एकदम से गिरने लगे, ड्रॉपिंग स्टीपली ऑल ऑफ अ सडन, तो एकदम से गिर जाने को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटसली। प्रेसिपिटेशन से प्रेसिपिटसली बनते हैं, मतलब बारिश का गिरना या बारिश का होना, नेचुरल प्रोसेस। इंस्टेंटेनियसली, एकदम से एक ही क्षण में सब कुछ हो जाना, दैट्स इंस्टेंटेनियसली। कैटेक्लिस्मिकली मतलब विच एंड्स वेरी बैडली, मतलब कैटेक्लिस्मिकली जिसका अंत बहुत ही खराब होता है। लेकिन ड्रामेटिकली एकदम से, मतलब सडनली, एकदम से जब कुछ बहुत ही अनबिलीवेबली होने लग जाए। सो द करेक्ट आंसर इज ड्रामेटिकली। सो ड्रामेटिकली व्हेन द प्रॉफिट्स बिगैन ड्रॉपिंग ड्रामेटिकली, एकदम से गिरने लगे प्रॉफिट्स, तो उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। तो प्रेसिपिटसली होता है बरसना, इंस्टेंटेनियसली एक क्षण पे, कैटेक्लिस्मिकली जिसका एंड बहुत खराब होता है, लेकिन ड्रामेटिकली एकदम से, अनबिलीवेबली एकदम से, सडनली एकदम से कुछ हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिकली। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। इसमें रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे गाइज। आपको एक सेंटेंस को ब्रेक करके, जंबल करके 4 पार्ट्स में दिया है PQRS, और आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है यहाँ पे सही सीक्वेंस क्या बनता है। सो यू आर गिवन 5 sentences with jumbled parts of a sentence and you have to rearrange and find the correct sequence। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। ये सिंटेक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर इसका प्रेडिकेट आएगा, तो ऐसे होता है। तो बिफोर द जज गिवन दैट ही वाज क्लियरली इनोसेंट वाज इनकॉम्प्रिहेंसिबल हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी। गाइस ये जो ओपनिंग फ्रेजेस होते हैं ना, गिवन दैट, अनटिल, अनलेस, इफ, प्रोवाइडेड, कंसिडरिंग, व्हेन, वाइल, ये जब स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं ना, मतलब इनसे बेसिकली जब ये यूज़ होते हैं तो सेंटेंस की बिगिनिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो आप ज़रूर सोच रहे होगे कि यहाँ पे क्या बनना चाहिए। हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी बिफोर द जज वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट। नहीं, ये स्टार्ट होगा इससे, क्यू से। सो गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट, ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि क्योंकि वो साफ स्पष्ट रूप से बेकसूर था,
His decision to plead guilty before the judge was incomprehensible. So it should be QSPR. है कोई ऑप्शन QSPR का? QPSR, Q के बाद P तो नहीं, क्लियर नहीं, तो QPSR. अब आप जो सोच रहे थे हिज एस से स्टार्ट हो सकता है. यस, हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी बिफोर द जज, तो SP है. SP कोई ऑप्शन नहीं है. हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी वाज इनकॉम्प्रिहेंसिबल बिफोर द जज, ये भी नहीं बन सकता और कोई ऑप्शन ही नहीं बनता गाइस. तो करेक्ट सीक्वेंस इज QSPR. सो Q इज फर्स्ट, सेकंड इज S, थर्ड इज P एंड फोर्थ इज R. तो क्या सीक्वेंस बनना चाहिए? Given that he was clearly innocent, his decision to plead guilty before the judge was incomprehensible. So that is the right choice. Option C is your correct answer. Chale guys, next question. When your stated principles, it is difficult, are at odds with your ground realities to practice what you preach. So इसमें ये बन सकता है, देखो दो ऑप्शन बन सकते हैं guys. When your stated principles are at odds with your ground realities, it is difficult. So PRQS, there is no option of PRQS. Then we have to look at the other way around. It is difficult to practice what you preach when your stated principles are at odds with your ground realities. ये भी बन सकता है. तो ऐसे जब हम बनाते हैं तो हमें दोनों क्लॉजेस को आगे पीछे कनेक्ट करके देखना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए? It is difficult to practice what you preach when your stated principles are at odds with your ground realities. So QSPR, option D is your correct answer. So when इनसे जब हम होते हैं ना तो हमें दोनों क्लॉजेस दोनों साइड देखना होता है. देखो बन सकता था कि ये हम बना सकते थे when your stated principles are at odds with your ground realities, but PR के बाद it is difficult to practice what you preach. So PRQS का कोई ऑप्शन नहीं है. PRSQ है ऑप्शन ए में, लेकिन PRQS नहीं है. So इसलिए वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और बचा फिर अपने पास Q वाला ऑप्शन. तो QSPR is your correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस. People in dire need, it is a truth universally acknowledged that for assistance reach out to their friends and family. It is a truth universally acknowledged that people in dire need reach out to their friends and family for assistance. हाँ, I think यही लग रहा है. QPSR है. Yes, option A, QRPS बन सकता है. It is a truth universally acknowledged that for assistance people in dire need reach out to the QRPS. नहीं guys, the correct sequence is it is a truth universally acknowledged that के बाद यहाँ कंजंक्शन आ रहा है, मतलब एक नया क्लॉज शुरू हो रहा है. तो that for assistance से स्टार्ट नहीं करेंगे. that people in dire need, ठीक है, reach out to their families, friends and family for assistance. So QPSR is the right sequence. Option A is your correct answer guys. So that is that. Question number 14. PQRS. Now his vengeful by the expression on his face and diabolical nature were clearly revealed. I think his vengeful and diabolical nature were clearly revealed by the expressions on his face. So PRSQ है कोई PRSQ? Yes, option D is your correct answer. तो अगर आपको अपना सीक्वेंस का ऑप्शन मिलता है तो that would be your choice. Otherwise look for the other options. So यहाँ पे क्या बन रहा था? His vengeful and diabolical nature were clearly revealed. And आ रहा है ना 1+1, तो his vengeful and diabolical nature were clearly revealed by the expression on his face. So option D is your correct answer. Question number 15 guys. Bitter fights between the two rival teams on more than one occasion I have witnessed. तो इसमें क्या बन सकता था guys? I have witnessed, देखो SP का कोई ऑप्शन नहीं बन रहा. आई हैव विटनेस्ड बिटर फाइट्स, S के साथ P का कोई ऑप्शन नहीं है तो वो गलत हो गया. अब S के बाद Q आ सकता है. आई हैव विटनेस्ड बिटवीन द टू, नहीं. आई हैव विटनेस्ड ऑन मोर देन वन ओकेजन. यस, सो आई हैव विटनेस्ड ऑन मोर देन वन ओकेजन बिटर फाइट्स बिटवीन द टू राइवल टीम्स. सो SRPQ, SRPQ है. SRQP हो सकता है. आई हैव विटनेस्ड ऑन मोर देन वन ओकेजन्स, नहीं. SRPQ तो नहीं हो सकता. SRQP है. SQRP हो सकता है. आई हैव विटनेस्ड बिटवीन द टू राइवल टीम्स ऑन मोर देन वन ओकेजन बिटर फाइट्स, नहीं. आई हैव विटनेस्ड बिटर फाइट्स, SP है. SP का कोई ऑप्शन ही नहीं है. QP नहीं. RS बन सकता है. ऑन मोर देन वन ओकेजन आई हैव विटनेस्ड बिटर फाइट्स बिटवीन टू राइवल टीम्स. यस, तो ये बनता है अब सही ऑप्शन है गाइस. देखना, ऑन मोर देन वन ओकेजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ऑन मोर देन वन ओकेजन आई हैव विटनेस्ड bitter fights, so RS and then P
P is third, bitter fights between the two rival teams. So that is the correct sequence. और कोई ऑप्शन सीक्वेंस में बन ही नहीं रहा था गाइस. So that is the only option left and that is your choice. Option B is your correct answer. So on more than one occasion, देखो ये हो सकता था I have witnessed on more than one occasion, ये भी बन सकता था, लेकिन S के बाद R का कोई ऑप्शन नहीं था. S R Q P कुछ बन नहीं रहा था, ठीक है. अब उसके बाद बचा फिर R S. तो on more than one occasion I have witnessed bitter fights between the two rival teams. So that is the correct answer. चले गाइस. अच्छा, लास्ट के 5 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन पे दिए हुए थे गाइस, तो ये पढ़ते हैं पैसेज और फिर इसको सॉल्व करते हैं. तो कैसे किया जाता है पैसेज सॉल्व? पहले क्वेश्चंस को देखना होता है और फिर अपने आंसर ढूंढने होते हैं. तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट. व्हाट डज एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इन द ईस्टर्न घाट्स मीन इन द पैसेज? तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इन द ईस्टर्न घाट्स, हमें इसका मतलब ढूंढना है. देयर हैज़ बीन अ रैपिड डिक्लाइन इन माइनर मिलेट कल्टिवेशन बिकॉज माइनर मिलेट कल्टिवेशन के प्रोडक्शन में बहुत गिरावट देखी गई है. क्यों? वो हमें ढूंढना है. What does a tiny share of grain was processed into value-added products mean in the passage? एक फ्रेज दिया हुआ है, a tiny share of grain was processed into value-added products, इसका मतलब बताना है. Then the introduction of small-scale localized mechanical milling operated by self-help groups (SHGs) was a game changer. इसका क्या मतलब है पैसेज में, हमें ये बताना है. तो द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसका मतलब बताना है हमें. एंड मिलेट यील्ड हैज़ इंक्रीज्ड, कि मिलेट यील्ड इंक्रीज कैसे हुई है उसका रीज़न बताना है. तो मिलेट यील्ड इंक्रीज क्यों हुई ये बताना है. स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसका वाज अ गेम चेंजर, इसका मतलब बताना है. अ टाइनी शेयर ऑफ ग्रेन वाज प्रोसेस्ड इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, इसका मतलब बताना है. रैपिड डिक्लाइन इन माइनर मिलेट कल्टिवेशन, इसका मतलब बताना है. एंड एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, इसका मतलब बताना है. तो चलिए गाइस, काफ़ी फैक्चुअल पैसेज है, सारे आंसर्स फैक्ट्स पे बेस्ड हैं, तो करते हैं सॉल्व. द मिलेट प्रोजेक्ट ऑफ द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन हैड 3 ऑब्जेक्टिव्स: टू प्रिजर्व क्रॉप डाइवर्सिटी in local millet varieties, to increase production and the consumption of millets, and to enhance farm income. तो एक तो क्रॉप डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना इन लोकल मिलेट वेराइटीज, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स एंड एनहांस फार्म इनकम्स, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के मिलेट प्रोजेक्ट के. द कोली हिल्स ब्लॉक ऑफ नमक्कल डिस्ट्रिक्ट, द प्रोजेक्ट एरिया इज अ डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल एंड एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, इसका क्या मतलब हमें ये बताना था. पॉपुलेटेड बाय इनकम पुअर स्केड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड्स. तो द कोली हिल्स ऑफ नमक्कल डिस्ट्रिक्ट, द प्रोजेक्ट एरिया इज अ डिस्टिंक्ट जोग्राफिक एंड एग्रो इकोलॉजिकल, मतलब हाँ एग्रीकल्चर भी है और इकोलॉजी भी है, ecological region of eastern ghats populated by income poor scheduled tribe households. So that's the answer. There had been a rapid decline in minor millet cultivation, ये भी हमारे क्वेश्चन है कि why was there a rapid decline. तो there had been a rapid decline in minor millet cultivation and a shift in land used towards more profitable crops such as cassava, tapioca, pineapple, coffee and pepper. As the Indian Council of Agricultural Research has pointed out, the area under nutri cereals has declined steeply in India since the mid 1980s, from 41 million hectares in the 1980s to 24 million, almost आधा हो गया in 2017-18. तो ये क्या हुआ है? The rapid decline in millet cultivation is because there is a shift in land use towards more profitable cash crops. ठीक है, प्रॉफिटेबल क्रॉप जिसको हम बोलते हैं, जैसे कैसावा हो गया, पाइनएप्पल हो गया, कॉफ़ी हो गया, पेपर हो गया, इसलिए मिलेट कल्टीवेशन यहाँ पे कम हो गया था. ये हमारा एक आंसर है. आगे पढ़ते हैं गाइस. The reasons for a shift in land use include low yields. The reason क्या थे shift in land use? Low yields, कि कम पैदावार हो रही थी, ये है रीज़न इसका actually guys. Further processing of millets is a time consuming and laborious task undertaken by women. और दूसरा रीज़न क्या है? ये बहुत टाइम लगता है मिलेट को क्या प्रोसेस करने में. तो प्रोसेसिंग ऑफ मिलेट्स इज टाइम कंज्यूमिंग एंड laborious task. Additionally, very little was marketed and marketing नहीं होती थी, and a tiny share of grain was processed into value added products. के grain का मतलब जो फसल होती थी उसका बहुत कम हिस्सा वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता था, मतलब उसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाते थे. तो मतलब वो सारा ऐसे ही खराब, या उसकी मतलब प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं रहती थी. तो ये उसने रीज़न दिया है कि क्यों. और ये हमारे क्वेश्चन भी था ना, टाइनी शेयर ऑफ ग्रेन वाज प्रोसेस्ड इनटू वैल्यू प्रोडक्ट्स, इसका मतलब ज़्यादा कुछ उसका प्रॉफिट उससे नहीं निकलता था, इसलिए उन्होंने मिलेट को ग्रो करना बंद कर दिया, क्योंकि यील्ड कम होती थी, प्रोसेसिंग में टाइम लगता था, लेबोरियस काम था, और दूसरा मार्केटिंग ना होने की वजह से बहुत ही कम हिस्सा मिलेट्स का
मतलब इसको हम प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं ना, उसको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में डाला जाता था। ये एक वजह थी कि वो उन्होंने मिलेट प्रोड्यूस करना कम कर दिया। द प्रोजेक्ट इंटरवीन इन 3 एरियाज, प्रोजेक्ट ने 3 एरियाज में इंटरवीन किया। फर्स्ट, यील्ड एनहांसमेंट, कि एक तो पैदावार अच्छी हो, was attempted using a combination of participatory varietal trials for improved seeds, new agronomic practices and new technology. Community seed banks were designed and constructed to conserve, restore, revive, strengthen and improve local seed system. कि ये सब करने के लिए क्या हुआ, एक तो इम्प्रूव सीड यूज़ किए वेराइटल ट्रायल्स के साथ, न्यू एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस यूज़ की और न्यू टेक्नोलॉजी कम्युनिटी सीड बैंक बनाया, जिससे कंजर्व, रिस्टोर, रिवाइव, स्ट्रेंथन या इंप्रूव कर सकते थे लोकल सीड सिस्टम्स को। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, द कस्टमाइज्ड पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरीज, जैसे पल्वराइजर्स और डीहलर्स हो गए, वर इंट्रोड्यूस के। कस्टमाइज्ड पोस्ट हार्वेस्ट, ताकि जितना टाइम ना लगे उसकी प्रोसेसिंग में, ये मशीन इंट्रोड्यूस की गई, जैसे पल्वराइजर होते या डीहलर थे। द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाज अ गेम चेंजर। ये है गेम चेंजर इसका, कि कस्टमाइज्ड पोस्ट हार्वेस्ट मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया आपके प्रोडक्शन के और प्रोडक्शन के बाद। The third major initiative was training दी गई। The Collie Hills Agro Biodiversity Conservers Federation, Khabob COFED, was formed to oversee all activities related to training and value addition. Ready to cook products were branded under the Collie Hills natural food labels and market links established. तो मार्केटिंग भी की गई, उनको ट्रेनिंग भी दी गई, सभी ट्रेनिंग एंड वैल्यू एडिशन से रिलेटेड। नेट रिटर्न्स फ्रॉम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स वर 5 to 10 times हायर देन दोज फ्रॉम ग्रेन्स। कि जो वैल्यू एडिड मतलब प्रोसेस्ड फूड से जो प्रॉफिट आता था वो सिंपल अनाज बेचने से 5 से 10 गुना ज़्यादा था। Yields have risen as a result of improved seeds, agronomic practices and intercropping. इसकी वजह से, ये भी हमारा क्वेश्चन है कि yields क्यों इंक्रीज हुई, improved seeds, agronomic practices और intercropping की वजह से। There have been significant improvements in incomes from millet farming, कि बहुत फार्मिंग की वजह, मिलेट फार्मिंग की वजह से इनकम्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी गई है। द शिफ्ट फ्रॉम हैंड पाउंडिंग टू मिलिंग हैज़ रिड्यूस द ड्रजरी फॉर वुमेन एंड इंकरेज मिलेट्स कंजम्पशन। के औरतों का अब जो काम था, मतलब मेहनत, बहुत मेहनत, लेबोरियस काम था, वो अब कम हो गया है मिलिंग की वजह से, मतलब मशीन्स की वजह से, और मिलेट कंजम्पशन भी इंकरेज हुआ है। द नंबर ऑफ प्राइवेट मिल्स विद कस्टमाइज्ड डीहलर्स एंड पल्वराइजर्स हैज़ रिजन एंड द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन मार्केटेड टू कृषि विज्ञान केंद्र अक्रॉस तमिलनाडु। तो मिलेट को प्रोड्यूस करने के लिए प्राइवेट मिल्स ने डीहलर्स और पल्वराइजर्स को भी अपने पास रखना शुरू कर दिया, ताकि वो किराए पे दे पाए। तो ये था गाइस पैसेज। अब आंसर करते हैं। व्हाट डज एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स मीन इन द पैसेज? एरिया मार्क्ड बाय एक्सेसिव एग्रीकल्चरल यील्ड, नहीं, एक्सेसिव तो नहीं है। एरिया सुटेबल फॉर डेवलपिंग टूरिज्म, नो। एरिया विद पॉल्यूशन फ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, area meant for sustainable farming that works in tandem with nature. Yes, that's agroecological, agriculture plus ecology. So that is the right answer. Option D is your correct answer. What is agroecological region? The area meant for sustainable farming that works in tandem with nature. Next guys, there has been a rapid decline in millet cultivation because the millet crop requires special manures to grow. Manure की खाद की जरूरत होती है, उसको नहीं। The land of Namakkal district is not suitable for growing millet. No. There has been a shift towards growing more profitable crops. Yes. The land is declared as not climate resilient for production of millet. गलत। The correct answer is there has been a shift टूवर्ड्स ग्रोइंग मोर प्रॉफिटेबल, जहाँ से पैसे ज़्यादा बने, ऐसी क्रॉप्स के लिए लोगों ने शिफ्ट कर लिया है अपनी क्रॉप साइकिल को। सो देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट टूवर्ड्स ग्रोइंग मिलेट प्रॉफिटेबल, ग्रोइंग मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। Next question guys, what does a tiny share of grain was processed into value added products mean? In the passage, enough was not done for marketing of millet as diverse food product. A small quantity of millet is used with other grains. No. The demand for millet is not very encouraging. नहीं, मिलेट डज नॉट हैव पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स। नो। द करेक्ट आंसर इज उसको सही प्रोसेस नहीं किया जाता था, मार्केटिंग नहीं होती थी एज अ डाइवर्स फूड प्रोडक्ट, तभी उसकी सेल कम होने लगी थी। सो इनफ वाज नॉट डन फॉर द मार्केटिंग ऑफ मिलेट एज अ डाइवर्स फूड प्रोडक्ट। सो अ टाइनी शेयर ऑफ ग्रेन वाज प्रोसेस्ड इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। सो that is the correct answer. Option A is the correct choice. Next question number 19. The introduction of small scale localized mechanical milling operated by self-help groups was a game changer. What does it mean? Machinery for processing millets is not advanced enough? No. Self-help groups are active in improving machinery for various crops? Maybe. The use of improvised local machines for removing husk from millets has been a turning point for millet farming. Okay. The process of milling
the millets is at a small scale? No. Are active in improving machinery. It's not about improving machinery for various crops. It's basically about use of improvised local machinery, custom machines for removing husk from millet. That has been a turning point for millet farming. This has made millet farming very easy, and it is not anymore cumbersome for the women who produced or who basically farmed millet. So ये उसने game changer की तरह काम किया है. So option C was your correct answer. And last question, guys. Now the millet yield has increased because sustainable farming practices are being followed. Farmers are exporting millet. No. More labor is employed for farming. No. Easy bank loans are available. No. Sustainable farming practices are being followed. Right? Good seed quality, good irrigation facility, millet farming with the help of machines. So that is sustainable farming, and that is what is what has led to increased yield of millet. So option A is your correct answer. तो गाइज ये आपका पेपर था APFC का 2023 में जो एग्ज़ाम वाले दिन आया था. आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे आपको किस डिफ़िकल्टी के क्वेश्चंस मिलते हैं, किन सेक्शंस पे आपको फोकस करना चाहिए, स्पेसिफिकली फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और दूसरा आपका रीअरेंजमेंट और कॉम्प्रिहेंशन. ये है आपके एरिया ऑफ फोकस. ठीक है, जो आपको ज़रूर टारगेट करने चाहिए अपने एग्ज़ाम के लिए. चलिए गाइस, तो ये था आपका 2023 का APFC एग्ज़ाम. अब कल मैं आपको 2023 का EO/AO का एग्ज़ाम सॉल्व करवाऊंगा. सेम इसी टाइम पे सेशन आएगा गाइस, तो उसको मिस मत कीजिएगा. और परसों 2021 का जो पेपर हुआ था वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा. ठीक है, तो हम सारे PYQ सॉल्व करेंगे, लेकिन सिर्फ PYQs इनफ नहीं है, आपको प्रेपरेशन की भी ज़रूरत है. तो आपको जो भी कोर्स चाहिए गाइस, अगर आपको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है, अगर आपको स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स की ज़रूरत है जिसमें IR, लेबर लॉज, अकाउंटेंसी, स्टेटिस्टिक्स वो है वो, या आपको मास्टर कोर्स की ज़रूरत है जिसमें हर कंपोनेंट अवेलेबल है, इंक्लूडिंग लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस क्विजेस, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, PYQ, सब कुछ, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं. लिंक हमारे कोर्सेज का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. कम जॉइन अस एंड मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ. तो आज के सेशन में बस इतना ही गाइस. आई होप दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. गाइस, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, व्हिच इज 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again. I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you once again, guys, and happy learning to all of you.